दोस्तों वेलकम बैक टू माय इल्विशा क्लास। इल्विशा क्लास में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम सब लोग पढ़ेंगे हिंदी वर्णमाला। तो हिंदी का ये पहला क्लास है। आइए पढ़ लेते हैं टाइम को ना वेस्ट करते हुए। पढ़ने से पहले एक मोटिवेशन आप सभी लोगों के लिए। जिंदगी क्या है? खुद के साथ खुद का एक अज्ञात सफर है। तो जिंदगी समझ लीजिए खुद के साथ खुद का एक अज्ञात सफर है। आप सभी लोग मेहनत करते रहिए, सफलता आप सभी को अवश्य मिलेगी। तो आइए पढ़ लेते हैं। सबसे पहले वर्णमाला हिंदी व्याकरण। हिंदी भाषा को शुद्ध रूप से पढ़ने लिखने व बोलने के नियमों के संग्रह को क्या कहा जाता है? व्याकरण कहा जाता है। वर्ण वर्ण ध्वनि या आवाज को प्रदर्शित करने वाले चिन्ह को वर्ण कहा जाता है। ध्वनि या आवाज जो हमारे मुख के द्वारा ध्वनि या आवाज निकलती है उसको प्रदर्शित करने वाले चिन्ह को वर्ण या ध्वनि कहते हैं। तो आइए देख लेते हैं। सबसे पहले वर्ण से मिला करके क्या बनता है? शब्द। शब्द से मिला करके छोटे छोटे शब्दों को मिला करके वाक्य बनता है और छोटे छोटे वाक्यों को मिला करके एक भाषा तैयार होती है जो हम लोग बोलते हैं। उसके बाद आ जाते हैं वर्ण की परिभाषाएं। वर्ण के उच्चारित या मौखिक रूप को ध्वनि कहते हैं। जो हमारे मुख के द्वारा उच्चारित या मौखिक रूप से बोली जाती है उसी को क्या कहते हैं? ध्वनि कहते हैं। ध्वनि के लिखित रूप को वर्ण कहते हैं। जो ध्वनि होती है हमारे मुख के द्वारा बोली जाती है उसको जब हम लिखित रूप में व्यक्त करते हैं तो उसको वर्ण कहते हैं। उसके बाद आ जाते हैं वर्ण को लिपि चिन्ह भी कहते हैं। वर्ण जो है उसको लिप चिन्ह भी कहते हैं क्योंकि हम लिखते हैं, प्रदर्शित करते हैं तो एक चिन्ह के द्वारा ही तो प्रदर्शित करते हैं, तो उसे लिप चिन्ह भी कहते हैं। भाषा की सबसे छोटी या फिर इसे कह सकते हैं लघुत्तम इकाई वर्ण है। उसके बाद आ जाते हैं भाषा की सबसे छोटी या सार्थक इकाई शब्द है। उसके बाद आ जाते हैं भाषा की सबसे छोटी भाव को व्यक्त करने वाली इकाई जो है वो वाक्य है। छोटे छोटे शब्द को मिला करके ही तो एक वाक्य बनता है। अब भाषा की सबसे छोटी लघुत्तम इकाई वर्ण है। इन तीनों में अंतर है, आप सभी लोग देख लीजिएगा। भाषा की सबसे छोटी लघुत्तम इकाई पूछा है तो वो वर्ण है। भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई शब्द है। भाषा की सबसे छोटी भाव को व्यक्त करने वाली इकाई वाक्य है। उसके बाद आ जाते हैं वर्ण को अक्षर भी कहा जाता है। अक्षर का अर्थ जिसका विभाजन नहीं किया जा सके उसे अक्षर कहते हैं। हिंदी की लिपि का नाम देवनागरी लिपि है। जिस रूप में वर्ण या अक्षर लिखे जाते हैं, जिस रूप में हम अपने वर्ण या अक्षर को लिखते हैं, लिखित रूप में प्रदर्शित करते हैं, उसमें देवनागरी लिपि में हम प्रदर्शित करते हैं। उसके बाद आ जाते हैं या हिंदी भाषा की वर्णमाला जिस लिपि में लिखी जाती है उसका नाम देवनागरी लिपि है। एक भाषा को लिखने की शैली स्टाइल को लिपि कहते हैं। हम जो अपने भाषा को लिखते हैं उसको हम लिपि कहते हैं, उसका एक नाम है। फिर आ जाते हैं कौन सी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है। हिंदी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। अंग्रेजी भाषा रोमन लिपि में लिखी जाती है जैसे कि ABCD। उर्दू फारसी लिपि में लिखी जाती है, इसके चिन्ह संकेत देख लीजिए। पंजाबी जो है ये गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है। उसके बाद आ जाते हैं वर्णमाला किसे कहते हैं। तो ये वर्णों के क्रमबद्ध व व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। जो हम वर्णों को लिखते हैं जैसे कि क, ख, ग, घ, ये जो है इसको एक क्रम से जब लिखते हैं और व्यवस्थित समूह में तो उसे वर्णमाला कहते हैं। न कि ऐसे लिख दे ख, क, ख, ऐसे नहीं, जब ये क्रम वाइज लिखा जाता है। उसके बाद आ जाते हैं हिंदी वर्णमाला में कुल कितने अक्षर हैं। तो 52 वर्ण या अक्षर होते हैं। उसके बाद आ जाते हैं वर्णमाला। वर्णमाला 2 में विभक्त है, स्वर व्यंजन से मिल करके बनता है। स्वर वे वर्ण जो अपना उच्चारण स्वयं करते हैं या वे वर्ण जो अपने उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेते। ये अपने आप में खुद इतने होते हैं कि इनको किसी अन्य की आवश्यकता नहीं होती। जैसे कि आप हैं, आप अगर आपका शरीर स्वस्थ है, कोई भी जैसे पार्ट नहीं, कोई किसी पार्ट में नहीं दिक्कत है, जैसे हाथ पैर आंख कान सब सही है, तो आप किसी दूसरे की मदद नहीं लेंगे। और अगर आप
आपके किसी भी एक अंग में कोई प्रॉब्लम है तो आप किसी दूसरे की मदद लेंगे चलने के लिए, खाने के लिए, बोलने के लिए, बैठने के लिए, ठीक। उसी प्रकार से ये जो स्वर होते हैं ये अपने आप में स्वयं इतने सक्षम होते हैं कि इन्हें किसी अन्य स्वर की या वर्ण की आवश्यकता नहीं होती है। और इसी के अपोजिट जो ये व्यंजन होते हैं ये अन्य स्वर की, यानी ये जो स्वर होते हैं स्वर व्यंजन में बोलने में, लिखने में मदद करते हैं। जैसे कि हिंदी वर्णमाला में कुल स्वरों की संख्या 11 होती है, लिखित रूप में 13 होती है, अंग आह भी काउंट हो जाते हैं। उसके बाद आ जाते हैं व्यंजन, वे वर्ड जो अपने उच्चारण में अन्य वर्णों या स्वरों की सहायता लेते हैं उसे व्यंजन कहते हैं, ठीक। जैसे कि क हो गया, ये सिर्फ क नहीं है, ये क, और जब इसमें हलंत लगा देंगे तो इसमें से एक अ निकलेगा। ख हो गया, तो ये पूरा ख नहीं है, ये स्वयं में वो नहीं है, सक्षम नहीं है, इसमें स्वर है, ख हलंत प्लस अ होगा। इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। जब यहाँ पे हलंत होता है तो समझ लीजिए इसमें स्वर नहीं है, और जब इस पे यहाँ पे हलंत नहीं होता तो समझिए यहाँ पे स्वर है, ठीक। ये देख लीजिए। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या टोटल 39 होती है और वैसे में 33 होती है। और 39 किस किस को सम्मिलित करने के बाद बनती है, आइए देख लेते हैं। जैसे देख लीजिए यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ व्यंजन है, स्वर नहीं है। अगर ये क केवल होता तो यहाँ पे स्वर भी ऐड होता, ठीक। क ख ग घ अंग च छ ज झ ञ ट ठ ड ढ ड़ त थ द ध न प फ ब भ म य र ल व श ख स ह छत्र ज्ञ, ठीक। और ये दो उपक्षिप्त है। उसके बाद आ जाते हैं अयोग व वर्ण। हिंदी वर्णमाला में कुछ वर्ण होते हैं जिनमें स्वर व व्यंजन दोनों के गुण पाए जाते हैं, लेकिन इनको न तो स्वर में शामिल किया जाता है न ही व्यंजन में। इनको अयोगवाह वर्ण कहा जाता है। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं अयोगवाह वर्णों की संख्या 2 होती, अंग अह, ठीक। जबकि आप सभी लोग लिखित रूप में ऐसे में देखते हैं कि जब भी हमारा स्वर लिखा जाता है तो उसके लास्ट में अंग अह होता है कि नहीं होता है, तो वहां पे इसीलिए वो टोटल मिलाकर के 13 होता है। और वैसे में क्या कितना आया था, अभी 11 आया था। अंग को अनुस्वार कहा जाता है और अह जो है इसको विसर्ग कहा जाता है। उसके बाद आ जाते हैं स्वर के 3 भेद होते हैं, उत्पत्ति के आधार पर, मात्रा के आधार पर, जिह्वा के उच्चारण स्थिति के आधार पर। आइए देख लेते हैं कौन कौन से भेद होते हैं। उत्पत्ति या बनावट निर्माण के आधार पर भी 3 भेद होते हैं स्वर के। पहला है मूल स्वर, मूल स्वर, और उसके बाद है दूसरा दीर्घ स्वर, तीसरा है संयुक्त स्वर। तो आइए देख लेते हैं मूल स्वर। सबसे पहले मूल स्वर है सभी स्वरों के आधार पर आधार स्वर जिनसे अन्य स्वर बनते हैं को मूल स्वर कहते हैं। जैसे मूल स्वर की संख्या 4 होती है, अ, ई, उ, ऋषि, ये 4 मूल स्वर में आते हैं। ध्यान रखिएगा, आप सभी लोग पेपर में पूछा जाता है। उसके बाद आ जाते हैं दीर्घ स्वर। एक ही मूल स्वर को 2 बार जोड़ने पर जो उसका बड़ा दीर्घ रूप बनता है दीर्घ स्वर कहलाते हैं। जैसे कि देख लीजिए अ और अ को जोड़ने से आ, ई और ई को जोड़ने से बड़ी, उ और उ को जोड़ने से बड़ा उ, ऋषि और ऋषि को जोड़ने से ऋषि। उसके बाद संयुक्त स्वर आ जाते हैं। संयुक्त स्वर में देख लेते हैं जब 2 अलग अलग स्वर आपस में जुड़े होते हैं, जुड़कर एक नया स्वर बना लेते हैं, उस नए स्वर को संयुक्त स्वर कहते हैं। जैसे कि देख लीजिए अ या बड़ा प्लस ई या बड़ी मिलके ए बन गए। उसके बाद अ और बड़ा ए और छोटे बड़ी ए को मिला करके ए बन गया। अ आ उ को मिला के ओ बन गया। अ आ उ औ को मिलाकर औ बन गया, ठीक। ए ओ औ ये 4 संयुक्त स्वर हैं। उसके बाद आ जाते हैं मात्रा या फिर उच्चारण के आधार पर स्वर के भेद। ये भी 3 भेद होते हैं। आइए देख लेते हैं कौन कौन सा। पहला है हरस स्वर। वे स्वर जिनके उच्चारण में कम समय लगता है उसे हरस स्वर कहते हैं, अ, ई, उ, ऋषि। उसके बाद दीर्घ स्वर आ जाते हैं,
दीर्घ स्वर में वे स्वर जिनके उच्चारण में लघु स्वर से दोगुना समय लगता है उसे क्या कहते हैं? दीर्घ स्वर। जैसे आ, बड़ी, उ, ए, ओ, औ। ठीक। उसके बाद क्लुप्त स्वर आ जाते हैं। क्लुप्त स्वर में ये होता है कि जो ये स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है उसे क्लुप्त स्वर कहते हैं। हिंदी में 8 क्लुप्त स्वर होते हैं, जैसे देख लीजिए ओम, यू, उ, ऋषियु, एव, एव, ओम, औ। तो सबसे इसका सटीक एक उदाहरण है ओम, हरे, जिसमें खींच करके मात्रा लगती हो वो क्लुप्त स्वर होते हैं। आइए देख लेते हैं। जीवा के आधार पर, जीवा के उच्चारण स्थिति के आधार पर स्वर के भेद 3 होते हैं, अग्र, मध्य और पश्च। अग्र, मध्य, पश्च में ये देखिए ये हमारी जीभ होती है, ये आगे का होता है भाग, ये बीच का होता है, ये पीछे का होता है, यहाँ बना है पश्च, मध्य, अग्र। ठीक। तो अग्र में क्या है? अग्र में ई, ऋषि, ए। बोल करके देखिए ई, ऋषि, ए। आगे वाले भाग से ये बोल रहे हैं। मध्य स्वर में क्या आ जाता है? अ। तो अ जो बोल रहा है ये बीच जीभ पे आ रहा है, बोल करके देखिए अ। उसके बाद पश्च स्वर जो है ये आ, ओ, औ, उ, ये पीछे जा रहा है, बोल करके देखिए आ, ओ, औ, उ, पीछे जा रहा है ना, तो ये पश्च भाग में आ जाएगा। उसके बाद आ जाते हैं व्यंजन। ये हमारा स्वर हो गया। व्यंजन देखते हैं। व्यंजन वे वर्ड जो स्वर की सहायता से बोले जाते हैं वे व्यंजन कहलाते हैं। जैसे कि अभी मैंने बताया था क, ये सिर्फ और सिर्फ व्यंजन नहीं है। अब देखिए जब यहाँ पे इसको तोड़ा गया तो ये व्यंजन है और ये स्वर है। व्यंजन और स्वर मिलके ब, ये व्यंजन, ये स्वर। उसके बाद आ जाते सुरों के बिना व्यंजनों का उच्चारण संभव नहीं है। बिना स्वर वाले व्यंजन को हल लगा होता है, जिसे आधा व्यंजन भी कहते हैं। ठीक, समझ में आ गया आप सभी लोगों को? जब समझ में ना आए तो आप सभी लोग हमें कमेंट्स करके कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा। हम लाइव क्लास भी लेकर के आप सभी का डाउट दूर कर देंगे। बाकी वीडियो को लास्ट तक वॉच करिए, ये आप सभी लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है ये क्लास। उसके बाद आ जाते हैं, देखिए जैसे क में व्यंजन, ये स्वर अभी मैंने बताया था। अक्षर व्यंजन जिसका उच्चारण संभव हो। हल, लगा हुआ वर्ड हलन, ये कहते हैं क। ठीक। उसके बाद आ जाते हैं हिंदी व्यंजनों की संख्या 39 होती है। अभी ऊपर मैंने पढ़ाया था और किस पेज पे होती है वो देख लेते हैं। वैसे में 33 होती है। 39 में ये 25 स्पर्श व्यंजन है, 4 अंतस्थ है, 4 उसमें है, 4 संयुक्त व्यंजन, 2 द्विगुण व्यंजन। ये स्पर्श व्यंजन कहाँ से कहाँ तक? क से प तक स्पर्श व्यंजन होते हैं। अंतस्थ में य, र, ल, व। उसमें स, ख, ह, ये चारों। संयुक्त में छ, त्र, ज्ञ, स्र। द्विगुण में ड, ढ। ठीक, नीचे ऐसे होते हैं। आइए देख लेते हैं। परंपरागत रूप से व्यंजनों की संख्या 33 होती है, क से ह तक मानी जाती है। ठीक। क में 5 होते हैं, च वाले में क वर्ग 5, च वर्ग, ट वर्ग, प वर्ग। ठीक। 4 के 4, 5 के 10, 15 15, 5 चौक 20। उसके बाद त वर्ग 25। उसके बाद त के बाद य वर्ग 25, 30। उसके बाद छत्र क्या, तो ये 33 आ जाती है तक का। उसके बाद आ जाते हैं सामान्यतः प्रत्येक व्यंजन में अ स्वर मिला होता है। भिन्न भिन्न स्वरों के साथ व्यंजनों का प्रयोग निम्न प्रकार होता है, ये देख लीजिएगा। उसके बाद आ जाते हैं जैसे कक्का, किक्की, कुक्कू, केकय, कोकौ, कंकह। ठीक। वर्गीय व्यंजन या अस्पर्शी, अभी मैंने बताया था क वर्ग से प वर्ग तक अस्पर्शी व्यंजन कहलाते हैं। आइए देख लेते हैं 25 कौन कौन से होते हैं। क, ख, ग, घ, अंग, इसके हलन। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। ठीक, यहाँ तक 25 होते हैं। उसके बाद देख लेते हैं अंतस्थ व्यंजन, ये 4, य, र, ल, व। ठीक। उसके बाद ये स, ह, उसमें व्यंजन, छत्र, ज्ञ, स्र, ये संयुक्त व्यंजन। द्विगुण व्यंजन आप लोग देख लीजिए, ये द्विगुण व्यंजन 2 होते हैं, ये मिला करके टोटल 39 बनते हैं। ठीक, समझ में आ गया? उसके बाद आगे चलते हैं। स्पर्शी व्यंजन या वर्गीय व्यंजन का उद्भिद व्यंजन,
जैसे कि वर्गीय व्यंजन या स्पर्शी व्यंजन ये 25 हैं। देख लीजिए, अभी ऊपर मैंने दिखाया था, कवर, चवर, टवर, तवर, पवर। ठीक, उसके बाद आ जाते हैं, कवर को क्या बोलते हैं? कवर की ध्वनियां कंठ से बोली जाती, चवर की ध्वनियां तालव्य से बोली जाती, टवर की ध्वनियां मूर्धन्य से बोली जाती, तवर की ध्वनियां दंत से, पवर की ओष्ठ से। इसका एक ट्रिक भी है, के टी यम दो। ठीक, ये याद कर लीजिए आप सभी लोग। ये पूछा जाता है, कवर कंठ किस में आता है, तालव्य किस में आता है, मूर्धन्य किस में आता है, दंत किस में आता है, ओष्ठ किस में आता है। मैंने तो ऐसे ही याद किया, के टी यम दो। क से कंठ, त से तालव्य, यम से मूर्धन्य, द से दंत, ओ से ओष्ठ। ठीक, और इसमें और भी शामिल किए जाते हैं, जैसे है, अ, उसके बाद इसमें हो जाएगा यश, रस, ई बड़ी ई हो जाता है, यश, रस, लस, ये भी आते हैं। उसके बाद आ जाते हैं अंतस्थ, ये 4 होते हैं, जैसे कि य, र, ल, व। उसके बाद अंतस्थ व्यंजनों को अर्धस्वर भी कहते हैं। अर्धस्वर केवल ये वाले व्यंजन होते, य और व, जैसे विशेष रूप से य और व को अर्धस्वर कहा जाता है। उसके बाद आ जाते हैं ऊष्म व्यंजन या संघर्षी व्यंजन, जिन वर्णों का उच्चारण करते समय ज्यादा ऊष्मा की आवश्यकता पड़ती है, इसमें वायु घर्षण करती हुई निकलती है, तो इसे स ह ऊष्म व्यंजन कहते हैं। ठीक, ये ध्यान रखिएगा, ऊष्म व्यंजन में तीनों स, सिंपल वाले, बड़ा वाला, सलजम वाला, खटकोड़ वाला, बाकी एक ह मिला दीजिए, ऊष्म हो गया। जो न याद कर पा रहा उसके लिए। संयुक्त व्यंजन, जब एक आधा और एक पूरा व्यंजन आपस में जुड़ते हैं तो उससे संयुक्त व्यंजन का निर्माण होता है। ये भी बहुत पूछा जाता है पेपर में। आइए देखते हैं, जो ये छत्र ज्ञ स्र, ठीक, छत्र छतरी वाला है, तो ये किस किस से मिलता है? क और खटकोड़ वाले स से। और त्र, त्र बोलने में त्र आ रहा है, त और र। ज्ञ, ये बोलने में ही ज और य आ रहा है, तो ये इससे मिला के बनता है स्र। ये बोलने में ही स्र, स और र। थोड़ा ये छत, छत इसका थोड़ा कठिन है, मतलब बोलने में नहीं समझ में आ रहा है, तो ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद संयुक्त व्यंजन 4 होते हैं, छ, त्र, ज्ञ, स्र। उसके बाद आ जाते हैं द्विगुण व्यंजन या फिर इसे उच्छिप्त व्यंजन कहते हैं, जिनके उच्चारण में जीभ को झटके से ऊपर उठाया जाता है, ड, ढ। ये 2 उच्छिप्त व्यंजन कहलाते हैं। ठीक, उसके बाद आ जाते हैं द्विगुण व्यंजन कभी भी शब्द के प्रारंभ में नहीं आते, बल्कि मध्य में आते या अंत में आते, जैसे कि मेढक, सड़क। देखिए, न तो शब्द के अंत में आ रहा है, न तो प्रारंभ में, ये बीच में ही आ रहा है। ध्यान रखिएगा आप लोग। हिंदी में कुल वर्ण 52 होते, स्वर 11, अयोगवा 2, स्पर्शी 25, अंतस्थ 4, अंतस्थ व्यंजन 4, उसके बाद संयुक्त व्यंजन 4, द्विगुण व्यंजन 2। आज की वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। बाकी की जो भी चीजें बची हुई हैं वर्णमाला की, वो सेकंड पार्ट में लेकर के आएंगे। बाकी वीडियो को पूरा वॉच करिएगा और लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो में क्या कैसी रही वीडियो, क्या कमियां हैं, उसका फीडबैक आप लोग जरूर दीजिएगा।